हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 तो ये हमारा लेक्चर 4 जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है यूजीसी नेट का जो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस का मैराथन क्लास चला रहे हैं। ये इसमें टोटल 100 लेक्चर्स आने वाला है आपका। इसमें 10 यूनिट्स होंगे और सारे यूनिट्स का ऑलमोस्ट 10 और 11 लेक्चर्स होंगे। तो इसमें मैं जो है लाइब्रेरी साइंस का यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। जितना भी टॉपिक्स है एक भी नहीं आपका छूटेगा, तो इससे आपको बहुत मदद करे जो है मिलेगी। और अगर आप और भी लाइब्रेरी साइंस से किसी और तरह से रिलेटेड हो, जैसे KVS, NVS, DSSS ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये सब के भी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी वीडियो से, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही रहता है। BLIS, MLIS ये सब भी कर रहे हो तो इसको भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि BLIS और MLIS के ही होल सिलेबस से जो है यूजीसी नेट का एक तरह से बनता है। और अगर आप एडुकेटेड हो, मतलब लाइब्रेरी एडुकेशन में किसी भी तरह से हो आप, जैसे एडुकेटर हो या स्टूडेंट्स हो, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो लेक्चर को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 3 तक हमारा जो है जो प्ले लिस्ट भी है उसमें अपलोड हो चुका है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन साइंस, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। तो वही इंफॉर्मेशन साइंस जो हमारा इसके पहले का भी लेक्चर वही था कि मतलब इंफॉर्मेशन जो है उसका मतलब एप्लीकेशंस कहाँ है ये सब पे। तो अब आज जो है हम देखने वाले हैं कि इस इंफॉर्मेशन साइंस में रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स। तो इंफॉर्मेशन साइंस का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, जैसे मेडिकल साइंस के साथ, न्यूक्लियर साइंस के साथ, है ना। फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसे कहते हैं, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन इसमें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और नॉलेज सोसाइटी किसको कहते हैं, तो ये सब जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, समझ गए कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, मैनिपुलेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारा मैंने टर्म्स बताया है कि आप इंफॉर्मेशन कैसे जो है कलेक्ट करते हैं। तो उसका भी मैंने एग्जांपल्स बताया था, जैसे क्वेश्चनेयर होता था, डिटेल्ड जो क्वेश्चंस में, जैसे ये सब टाइप से। फिर जो है जो यूजर स्टडीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन से भी आप जो है एक तरह से कलेक्ट करते हो, तो ये सब हो गया। फिर क्लासिफिकेशन जो है इंफॉर्मेशन का हम कैसे करते हैं, जो क्लासिफिकेशन वो भी मैंने बताया है। अब जब मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाता है कि मान लो कि आपका इंफॉर्मेशन है जैसे वेदर डेटा का, तो ये डेटा को जो है हम जो है एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, जो प्लांटेशंस के लिए, जो कटिंग के लिए किस समय एक्स्ट्रा पानी देना है, ये सब से तो एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। इसी का डेटा का जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो सब भी यूज करते हैं। इसी डेटा का अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है माइनिंग एप्लीकेशंस वगैरह में, ये सब में, कि इस दिन जैसे ज़्यादा बारिश होने वाली है तो जैसे माइनिंग नहीं करेंगे, ये सब तरह से। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उसको मैनिपुलेशन हो गया। या फिर उसी डेटा को जो है आप रिफाइन करके जो है कोई और निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखो, स्टोरेज पता है, मैंने जब बताया था हार्ड डिस्क हो गया, जब पुराने ज़माने में जब बुक्स में, जब मैन्युस्क्रिप्ट्स में ऐसे स्टोर होता था। अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, इसके बारे में मैंने बताया। रिट्रीवल क्या हो गया, डेटा या इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करना है, मतलब वापस से रीड कैसे करना है स्टोरेज के बाद। एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन जो है टर्म वो होता है जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे डिफ्यूजन से एक्सप्लेन किया था। डिफ्यूजन जो है ये क्या होता है कि कहीं भी आप एक तरह से अगरबत्ती जला दो कमरे में, तो धीरे धीरे, अगर फ़ैन नहीं भी चल रहा है तो धीरे धीरे जो उसका स्मेल पूरे हॉल में फैल जाता है ना, या कमरे में जहाँ भी चलाए हो। तो उसको वो जब प्रोसेस को जो है डिफ्यूजन कहते हैं। तो वैसे ही डिसेमिनेशन जो है कि आप जो इन्फॉर्मेशन जो है तो जिस टारगेट ऑडियंस के लिए भेज रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही से उन तक पहुँच जाए, डिसेमिनेट हो जाए, समझ रहे हो, तो उसको डिसेमिनेशन कहते हैं। तो ये सब जो है मतलब टर्मिनोलॉजी का भी आपको पता होना चाहिए मीनिंग। अब देखो,
This field has evolved over time, adapting to changes in technology and society. Understanding its relationship with other subjects and the concepts of information society and knowledge society is crucial for students preparing for the UGC NET and library science. अब देखो रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स, अब कंप्यूटर साइंस के साथ कैसे जो है आपका इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये तो आप देख ही रहे होगे कि कॉमन सेंस बताता है कि कंप्यूटर साइंस जो है पूरा आपका इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है। जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे चैट जीपीटी का इसमें चलो बेस्ट एग्जांपल बनता है। चैट जीपीटी क्या है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से ग्लोबल जितना भी नॉलेज है उसको डिजिटल फॉर्म में एक जगह किया गया स्टोरेज, और उसको फिर प्रोसेस किया गया जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स की उसको जो है समझाया जा सके। और इसमें जो है जीपीयू जो है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं वो बहुत हाई एंड जीपीयूज H100 करके जो है जो एनवीडिया का ये सब ज़्यादा यूज होता है। तो ये सब जीपीयूज के थ्रू जो है जैसे उतना ज़्यादा डेटा को जो प्रोसेस करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर का क्लस्टर टाइप चाहिए ना, तो वही जीपीयू प्रोवाइड करता है यहाँ। तो उससे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन करते हैं, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना। तो ये भी ये देख रहे हो एक इन्फॉर्मेशन सब जो हुआ, तो टोटल इन्फॉर्मेशन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए कंप्यूटर साइंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, फिर जैसे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन हो गया, फिर जैसे आप सुनोगे इसी में आप DBMS सुने होगे, सॉरी DBMS ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया जिसमें जो है आपसे क्लाउड जो है कंप्यूटिंग का नाम सुने होंगे। तो ये सारा जो है आपका इसी में आ जाता है। तो देखो रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेशन देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन साइंस हैवली रिलाइज ऑन कंप्यूटर साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स, डेटाबेसेज एंड सॉफ्टवेयर्स दैट मैनेज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करता है। की एरियाज ऑफ ओवरलैप इंक्लूड द डेटा मैनेजमेंट, टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एफिशिएंटली। समझ गए, डेटा मैनेजमेंट यही है कि आप डेटा को जो है अच्छे से स्टोर करके फिर वापस से रिट्रीव कर सको, तो वो डेटा मैनेजमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यूजिंग AI फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। देख रहे हो कि AI जैसे चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछोगे कि कुछ भी पूछ सकते हो कि मतलब गिव मी द डेटा ऑफ द इंडियन डेवलपमेंट या इंडियन डेवलपमेंटल गोल्स, या जैसे पॉलिसी यूज फॉर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1947 टू जैसे 2007, इस टाइप का। तो वो पूरा आपका निकाल के रिट्रीव करके आपको बताएगा। अब देखो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, डिजाइनिंग इंटरफेसेज किसको कहते हैं, तो यूआई यूजर इंटरफेस हुआ। जैसे आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, तो ऐप यूज कर रहे हो तो आप देखे होगे कि ऐप के अंदर में तो कितना कोडिंग चल रहा होगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करने के लिए कितना सिंपल रहता है। जैसे कोई इमेज है उस पर क्लिक कर रहे हो, या फिर कोई यस नो पूछा जा रहा है उस पर कर रहे हो, कुछ डेट सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये सब कुछ जो है यूआई कहते हैं। तो वो ह्यूमन कंप्यूटर का इंटरेक्शन हो रहा है। आप देखो तो वहाँ पे अब जो है ह्यूमन कंप्यूटर का इंटरेक्शन ऑडियो के से भी होता है। जैसे आप बोलते हो ओके गूगल, हे सीरी, इस टाइप से, तो वो सब आपका मतलब क्या हुआ कि आपका ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरफेस हुआ या इंटरेक्शन हुआ। तो डिजाइनिंग इंटरफेसेस दैट इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस इन एसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो दूसरा लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन का क्या यूज है। वाइल लाइब्रेरी साइंस फोकसेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस डील्स विद द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। समझ गए कि इंफॉर्मेशन साइंस जो है सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो एक तरह से ब्रॉड टर्म हुआ उसके लेवल का हुआ। अब देखो इसमें क्या क्या इंटरसेक्शंस कहाँ पे आते हैं इंफॉर्मेशन साइंस का और लाइब्रेरी साइंस का। तो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, तो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन जैसे DDC हो गया, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, UDC आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखो कितना ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। तो ये सब कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन का ही हो रहा है। तो बोथ फील्ड्स यूज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लाइक डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन।
अब देखो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, टेक्निक्स टू हेल्प यूजर्स फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे भी देख रहे हो लाइब्रेरी साइंस और उसका इंटरसेक्शन है। डिजिटल लाइब्रेरीज में आपका इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड सब कुछ है। द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कलेक्शंस। अब देखिए कम्युनिकेशन स्टडीज में कैसे इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड कम्युनिकेशन स्टडीज इंटरसेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। समझ गए, इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसमिट कैसे कर रहे हैं, रिसीव कैसे कर रहे हैं। जैसे मीडिया स्टडीज हो गया, एनालाइजिंग हाउ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स अफेक्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पीडीएफ हो गया, तो पीडीएफ फाइल है अगर, तो पीडीएफ फाइल देखिए उसमें इमेज जो भी है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अलाइनमेंट है, वो सारा जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो सारा सेलेक्टेबल भी होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप मतलब एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करते समय भी, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। और वही एमएस वर्ड का फाइल होता है जो डॉट डॉक से होता है, इसका जैसे डॉट पीडीएफ होता है। तो ये डॉक्यूमेंट फाइल देखे होगे कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कितने बार ले जाओ तो वो कुछ भी आता ही नहीं है, मतलब अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। आप जैसे पिक्चर के नीचे अगर जब पिक्चर नंबर लिखे हुए हैं वो सारा चीज़ जब बिगड़ जाएगा, मतलब जो बहुत चीज़ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो वही कह रहा है एनालाइजिंग हाउ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स अफेक्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। तो आप अगर इंफॉर्मेशन मान लो कि डिसेमिनेट कर रहे हो, ईमेल जैसे भेज रहे हो सब लोग को, अगर आप मान लो कि उसमें हो रेफरल सेंटर में हो, तो रेफरल सेंटर में क्या कहते हैं कि जो भी जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आया, जो आपके टारगेट ऑडियंस मान लो कि 100 टारगेट ऑडियंस है, तो उस तक कोई जैसे डॉक्यूमेंट भेजे आप इन्फॉर्मेशन। अब वो जैसे डॉक्यूमेंट है आपका, अगर जो पीडीएफ के फॉर्म में, तो सब में जो है जैसा डॉक्यूमेंट भेजे वैसा पहुंचेगा। अगर वो पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, मान लो वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उससे जो है अलाइनमेंट वगैरह चेंज होके बहुत डिफिकल्ट हो जा सकता है पढ़ना। तो वही है मीडिया स्टडी एनालाइजेज हाउ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स अफेक्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इंफॉर्मेशन थियरी देखो, द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग। बस यही है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। समझ गए। अब देखो सोशियोलॉजी में कैसे अफेक्ट करता है। सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अ सोसाइटी वेयर द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्टिविटी। समझ गए। डिजिटल डिवाइड, जैसे अभी देख लो ना, आप जितना भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में आप क्या देख रहे हो, कितने सारे आपके सोशल मीडिया हो गए हैं। इंस्टाग्राम हो गया, जैसे शेयर चैट हो गया, ये सब, जैसे एक्स हो गया जो ट्विटर था पहले, यूट्यूब भी एक तरह से सोशल मीडिया ही है ना, फेसबुक हो गया। तो ये देख रहे हो कि आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो है इसमें कितने सारे क्रिएटर्स हैं, कितने सारे, एक इकोसिस्टम ही पूरा चल रहा है। तो वही और इससे जो है सोसाइटी जो है कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, इससे नॉलेज मिल रहा है सोसाइटी को, बहुत बार इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। बहुत बार अगर मान लो कि रोड ख़राब है, कोई वीडियो बना देता है कि देखो कितना, जैसे रोड ख़राब है तो उस जगह का देखो रोड अपने आप जैसे जब बना देते हैं लोग। तो वही कह रहे हैं सोसाइटी वेयर द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन and manipulation of information is a significant economical, political and cultural activity। तो ये टेक्निकली देखो तो ये सारा हो गया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गया, यहाँ पे आपका कल्चरल एक्टिविटी भी हो रहा है ये, और जो है जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो रहा है। देखो तो डिजिटल डिवाइड, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन और सोसाइटी यहाँ से मिलती है। नॉलेज सोसाइटी देख लो, अ सोसाइटी दैट प्रायोरिटाइजेज नॉलेज एज द की रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। समझ गए। जैसे यूएस हुआ, तो यूएस में देखते हो आईपीआर राइट्स हो गया, ये सब पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज सोसाइटी तक जब पहुंच चुके हैं, वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो एक तरह से मेन इनकम और मेन कंपनीज उनका देखो तो आपको नॉलेज सोसाइटी के मिल जाएंगे, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सारा इनोवेशन रिलेटेड कंपनीज है। समझ रहे हो। तो वो
सोसाइटी जो है एक तरह से नॉलेज जो है की रिसोर्स वहाँ का बन जाता है कंपेयर टू आपका बेसिक मैनुअल मतलब लेबर वर्क। अब देखो मैनेजमेंट साइंस क्या हो गया। इंफॉर्मेशन साइंस इंटरेक्ट्स विथ मैनेजमेंट साइंस इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। समझ गए। और जैसे नॉलेज मैनेजमेंट हो गया तो स्ट्रैटेजीज फॉर कैप्चरिंग एंड लेवरेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। तो इसमें जैसे नॉलेज मैनेजमेंट में ऐसे जैसे देख सकते हो कि आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो उसमें मान लो कि 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब सारे एम्प्लॉयज़ का जो है जो क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग है ना। तो क्वालिफ़िकेशन अलग है, तो उस क्वालिफ़िकेशन को हम बेटर यूज कैसे करें। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जैसे न्यूज़ आई थी कि एक कोई MTS जो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको पहले PN चपरासी वगैरह होते थे, जिनका चेंज होके मल्टीटास्किंग स्टाफ कर दिया गया। तो वो कोई SBI जो है SBI में एक बार वैकेंसी आई थी, तो ऐसा न्यूज़ आया था, पता नहीं मतलब जो है भगवान जाने कितनी सच्चाई है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि SBI में वैकेंसी आई, तो उसमें कोई IITian था, तो वो MTS या इंजीनियर था, वो MTS का जैसे एग्ज़ाम दिया और उसमें हो गया उसका। तब उसको चपरासी जैसे बन गया, तो उसको पानी वगैरह लाने के लिए ये वो करने के लिए तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे, फाइल्स वगैरह कुछ मतलब अच्छे रोल में, है ना। तो वो आप ये जो है सो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, मैं बस ये एग्जांपल दे रहा था। तो नॉलेज मैनेजमेंट समझ गए। स्ट्रैटेजी फॉर कैप्चरिंग एंड लेवरेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप जो जितना क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल है, उसका सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आ जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम्स दैट सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। समझ गए। डेटा एनालिटिक्स हो गया, जैसे आप देख रहे हो कि आपका सेल्स का डेटा है, अगर मान लो कि कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, किस राज्यों में ज़्यादा ग्रो हो रहा है, आप उस हिसाब से जो है ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले सकते हैं कि कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना है, कहाँ का कम करना है, ये सब आ जाता है डेटा एनालिटिक्स। यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनालाइज एंड इंटरसेप्ट डेटा फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखो ये सब लेक्चर्स में आप ये सबसे आपका बेस बनेगा। जैसे UGC नेट का आप तैयारी करना शुरू करोगे, तो आप सीधे क्वेश्चन तो जैसे नहीं बनाने लगोगे, आपको सारे टर्म्स भी तो पता होना चाहिए। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है, डेटा एनालिटिक्स किसको कहते हैं, ये सब। तो ये सब आप बस सीखते जाओ। देखो इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, देखो ये मैं बताऊं तो एक इसको ऐसे देखते हैं कि पहले हमारे यहाँ जो सोसाइटी हुआ वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, ठीक है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इसमें क्या होता था, मान लो कि अगर मोर देन 90% पीपल जो हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन में है, जो है एक तरह से जो मैनुअल लेबर कर रहे हैं, जो खेतों में जो है एक तो सब्जी उपजा रहे हैं, ये सब में तो ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी था। उसके बाद आपका आया जैसे मान लो एक तरह से सर्विस सेक्टर भी आया, है ना। सर्विस सेक्टर, इसमें जो है अलग अलग जो है जैसे जितने भी अलग जो एक तरह सेक्टर्स हो गए जो कि इस पे जो बेस्ड भी हैं बहुत बार, जैसे इसमें इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, ये सारा जो एक तरह सर्विस सेक्टर में आ गया था। जितना भी आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट वगैरह, ये सब सर्विस सेक्टर हो गया था। अब वैसे ही तो इसमें एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ लोग बढ़े, है ना। अब इससे मतलब इसके बीच में एक बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखो अगर, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इंडिया में जब बढ़ रहा था, तो उस समय जो है इंडस्ट्रीज बढ़ती गई ऐसे ऐसे करके। तो ये सेक्टर्स का ट्रांजिशंस होता जाता है, जैसे जैसे देश अमीर होते जाता है, तो उसमें जो एक तरह से बॉटम जो एक तरह से लो अर्निंग सेक्टर्स है, उससे लोग जो है हाई अर्निंग सेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो वैसे ही अब जो मोस्ट एडवांस जो कंट्रीज जो हैं उन वहाँ आप देखोगे वो एग्रीकल्चर वगैरह से बहुत ऊपर बढ़ चुके हैं। उनके जो मेन आप कंपनीज देखोगे उनके, तो मेन कंपनीज आपको दिख जाएंगे, वो आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंपनी होगा। इंफॉर्मेशन के शेयरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रोसेसिंग, यही सब में है। और उनके यहाँ जो मेन जो पेइंग जॉब्स होगा और जो मेन जो
जो उनका मतलब जॉब प्रोवाइडर होगा और मतलब ऑक्यूपेशन जो लोग जो प्रीफर कर रहे होंगे और कर भी रहे होंगे वो आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपका जैसे सेक्टर में होगा। जैसे मान लो कि इसमें जो है जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे भी हो सकता है, फिर जैसे इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग हो गया, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन हो गया, इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जैसे आईपीआर हो गया, जैसे जो एक प्रोटेक्शन राइट्स हो गया, वहाँ पे आप देखोगे कि आपके देखे होगे ना जैसे पेटेंट वगैरह हो गया। तो इसमें देखोगे कि पेटेंट क्या हुआ कि एक इन्फॉर्मेशन आप टेक्निक डिजाइन की है तो वो इन्फॉर्मेशन को ही बेच रहे हो आप, मानो तो एक तरह से कर दिए हो कि आपको अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करना है तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन ही तो बेचना हो गया ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है। समझ गए? अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे गूगल देखो, तो ये मतलब क्या है आपका, देखो तो एक तरह से प्लेटफॉर्म बन गया है, सर्च इंजन जो आपको इन्फॉर्मेशन ही तो आपको सर्च करके देता है वो गूगल, है ना, या इन्फॉर्मेशन स्टोरेज का। फिर जैसे एक तो फेसबुक देख लो, वो भी आपका एक तरह से जो प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है। ये चैट जीपीटी देख लो, ओपन एआई देख लो, सारा उधर का देखोगे तो इसी टाइप से रिलेटेड रहता है। तो वो सोसाइटी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी कहलाती है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज वन वेयर द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी देखिए, इसका डिजिटल इकोनॉमी, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो हो गया ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे इंडिया में भी देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। कम्प्लीटली हम लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे नहीं गए हैं, लाइक जैसे यूरोपियन कंट्रीज एंड देखा जाता है यूएस, लेकिन हम भी उसी डायरेक्शन में जब बढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज इन इंडिया आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड आईटी। तो देखो हाई कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। जैसे देख रहे हो हम लोग के यहाँ 5G पेनेट्रेशन कितना ज़्यादा हो चुका है। तो ये मतलब कनेक्टिविटी अच्छा होगा इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह भी बहुत फास्ट पहुंच रहा होगा। इन्फॉर्मेशन एसेसिबिलिटी की, इन्फॉर्मेशन आप एसेस कर सकते हैं, ईजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इंडिया में ही देखो तो इंडिया में भी कितना आपको इन्फॉर्मेशन जो है सो ईजिली मिल जाता है। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके पास जो है आपका मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ चीप इंटरनेट है, आपकी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके मिल जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाता है। तो वही इन्फॉर्मेशन एसेसिबिलिटी ये हो जाता है। अब देखो नॉलेज वर्कर्स, जो ये जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी मैंने बताया, तो इसमें जो इस सेक्टर में जो काम करते होंगे नॉलेज के जो प्रिजर्वेशन में, तो जैसे ये सब और मतलब डेटा से रिलेटेड, तो उसे नॉलेज वर्कर्स कहते हैं। देखो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटी। तो आपको इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है पूरा क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, उसमें आपको जैसे कह दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी का नहीं है, तो उसमें आपको एक हटाना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। तो 1980s में द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी गेंड प्रोमिनेंस विद द एडवेंस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे जैसे आते गए और चीप होते गए तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी तब ये वर्ड पॉपुलर हुआ। तो ये आप याद कर लो। अब देखो 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब रिवोल्यूशनाइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो भाई इंटरनेट के थ्रू जो है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सबको मिला। 2000s में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इमर्ज चेंजिंग हाउ इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड कंज्यूम। समझ गए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है 2000 के बाद आनी शुरू हो गई थी। अब देखो इम्पैक्ट ऑन इंडिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव launched in 2015 to ensure government services are made available to citizens electronically by improving online infrastructure and increasing internet connectivity। आईसीटी ग्रोथ देख लो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ इंडिया में देख सकते हो कि आज के टाइम में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास ऑलमोस्ट कंप्यूटर है, क्लाउड जो कंप्यूटिंग सब जान रहा है ऑलमोस्ट, जो भी एडुकेटेड सोसाइटी है
मतलब आई क्लाउड के बारे में, फिर जैसे गूगल क्लाउड पे सब लोग का जो फोटो अपलोड हो रहा है, ये ऑलमोस्ट सब धीरे धीरे सब जानते जा रहे हैं। तो ये सब आईसीटी ग्रोथ में आ जाता है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स रीचिंग ओवर 800 मिलियन बाई 2024। अब देखो ई गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज इन गवर्नमेंट सच एज आधार सिस्टम फॉर डिजिटल आइडेंटिटी। तो ये ई गवर्नेंस हो गया। अब देखो नॉलेज सोसाइटी किसको कहते हैं, डेफिनेशन। वैसे तो मैंने अभी जैसे लेक्चर में पूरा नॉलेज सोसाइटी को भी अच्छे से बता ही दिया है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी। तो वही है कि नॉलेज जो है इसमें जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स हो जाता है। जैसे उसमें इंफॉर्मेशन था, जैसे आईपीआर वगैरह मैंने बताया कि जो है जैसे पेटेंट हो गया है ना, तो इसमें जो प्रोटेक्शन के राइट्स हो जाते हैं इंटरनेशनली। तो जैसे पेटेंट्स हो गया, आजकल देखो कि जर्नल्स वगैरह में भी ये सारा जो है एक तरह से पे वॉल के बिहाइंड चला गया है। आपको कोई रिसर्च पेपर भी जो है पढ़ना है तो आपको पे करना पड़ता है। तो वो देख रहे हो पूरा नॉलेज को जो है ना, ये लोग नॉलेज को जो है, हमारा मानना है कि फ्री होना चाहिए, लेकिन कैपिटलिज्म के कारण ये नॉलेज जो है अब बाई सेल हो रहा है ना। नॉलेज का वो जैसे बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वही है। तो ये नॉलेज सोसाइटी हो जाएगा जिसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये आपका कोर फोकस हो जाता है। समझ गए। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं नॉलेज सोसाइटी का। और नॉलेज सोसाइटी इज वन वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टीड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। समझ गए। कैपिटल और लेबर के इंस्टेड में नॉलेज जो मैं बता रहा था वो आपका प्राइमरी रिसोर्स बन जाना चाहिए। इट इज कैरेक्टराइज बाय द इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो जाता है, नॉलेज प्रोडक्शन, कि आपका नॉलेज प्रोडक्शन होना चाहिए। हाई एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मैं बता रहा था। एडुकेशन एंड लर्निंग, कि आपको जैसे यूरोपियन कंट्री जो उसको हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गया जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ये सब में देखोगे तो एडुकेशन आपका बहुत जगह फ्री है। यूरोपियन कंट्री में आपको कॉलेज एडुकेशन सब फ्री है, ट्यूशन फी नहीं लगता है, स्टेट स्पॉन्सर करती है। तो वो एडुकेशन एंड लर्निंग पे जो है ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। इनोवेशन देखो, कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशन। ग्लोबल कनेक्टिविटी देखते हैं तो इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस द ग्लोब। समझ गए। तो ये नॉलेज सोसाइटी है। देखो जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी देख रहे हो, इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस द ग्लोब। जैसे गूगल का देखो, देख रहे हो गूगल हर देश में है, आप गूगल पे तक यूज कर रहे हो इंडिया में। तो ये कोलैबोरेशन जो है सो पूरा वर्ल्ड वाइड होता है इसमें। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखो तो 1960 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटर ड्रकर्स 1960 में जो है द कंसेप्ट इमर्ज विथ पीटर ड्रकर्स नोशन ऑफ द नॉलेज वर्कर। तो पीटर ड्रकर जो है नॉलेज वर्कर नाम दिया था। ये बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चन 1990 में। देखो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए, लेकिन जो स्टेटमेंट्स कहीं कहीं दिया रहता है ना, तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 1960s में पीटर ड्रकर जो है नॉलेज वर्कर का टर्म इंट्रोड्यूस किया था। जैसे आप सुने हुए कि एक ब्रिक्स जो टर्म है, ब्रिक्स, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ही एक मतलब इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने दिया था, जिसमें जैसे ब्रिक्स ग्रुप आपको पता होगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो वैसे ही जो है ये नॉलेज वर्कर का जो कंसेप्ट था, ये जो है आपका पीटर ड्रकर जो है 1960 में दिए थे। 1990 में देखो द राइज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटेटेड ग्लोबल शेयरिंग। 2000 में नॉलेज मैनेजमेंट बिकम क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे पॉलिसीज लाइक द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड इनोवेशन देखो, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड R&D एंड इनोवेशन फंड्स, इनोवेशन हब्स। समझ गया। डिजिटल लिटरेसी समझ ही रहे हो, जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल लिटरेसी से कितने सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स एंड द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। तो देखो ये आपका जो है इंफॉर्मेशन साइंस का अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ कैसे आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंस है अलग अलग सब्जेक्ट्स में और सब कैसे इंटर रिलेटेड है।
फिर आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, नॉलेज सोसाइटी क्या है, ये सब। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और देखो, मैं तो चाहता हूँ कि सबको फ्री में एडुकेशन प्रोवाइड करूँ, मैं इसीलिए कोई पे वॉल के बिहाइंड नहीं जा रहा हूँ कि कोर्स बेचूँ। तो अगर आप खुद से अगर आपको इंटरेस्ट हो तो गौरव LIS @ ये है PT एक्सिस, इस पे पेटीएम हमें कर सकते हो अगर मन हो तो, इफ़ यू वांट टू हेल्प, अदरवाइज इट्स ओके। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देख लेना, मैंने वैसे पहले बता दिया है। 1980 में द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी गेन प्रोमिनेंस, 2015 में लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया गया था।